हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इट्स क्लासेस। ये है पार्ट 4 चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एक टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन, फिर उसके सब टॉपिक्स जैसे कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट अ बाइंडिंग फोर्स। एक ऐसी फोर्स है जो कि बांध के रखती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल प्लान होता है, हर ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल वर्क होता है। कोऑर्डिनेशन उन सब के वर्क को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को टाइम पर अचीव कर पाएं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन एक सिंपल तालमेल होती है। तो चलिए एग्जाम्पल से ये समझते हैं। I hope you enjoyed that example. Alright, so next point is coordination as an essence of management. देखो, coordination जो है वो मैनेजमेंट का एक एसेंस है। अगर मैनेजमेंट में से coordination निकाल दिया जाए तो एक सिंपल एक एक्टिविटी रह जाएगी, लेकिन उसको हम मैनेजमेंट कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कोऑर्डिनेशन इज नीड एट ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 फंक्शन होते हैं, हमें मालूम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और इनको बांधता कौन है? कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन मिस हो जाए इन 5 फंक्शंस में से तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है। उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे प्लान्स बनाती है जिनको हम डेरिवेटिव प्लान्स भी बोलते हैं। अगर उस बड़े प्लान्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान उसको कोऑर्डिनेट ना करें, ठीक है, तो क्या हम अचीव कर पाएंगे गोल्स को? नहीं कर पाएंगे। साथ ही में जैसी प्लानिंग की जाती है उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को भी अरेंज किया जाता है, उसी तरीके से रिसोर्सेज को भी असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की जाती है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बीच में। अब हम समझते हैं स्टाफिंग को। अब आपने जैसी ऑर्गेनाइजिंग करी है उसी तरीके से आपने स्टाफिंग नहीं करी। जैसे कि अगर आपने उसी तरीके के ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय नहीं किया, उनके स्किल्स डिफरेंट है लेकिन प्लान हमें कुछ और डिमांड कर रहा है, तो फिर भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली डायरेक्टिंग में भी होता है। अब जैसा कि आपका प्लान है उसी वे में ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपका प्लान कुछ और कह रहा है लेकिन एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस किसी और तरीके से मिल रहे हैं, तो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि एक्चुअल में जो प्लान परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ सिमिलर है या नहीं। तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ नीडेड फंक्शन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन तब तक नहीं चल सकती जबकि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिलकर काम ना करें, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ना करें। तो टॉप लेवल मैनेजर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, सो दैट कि प्लान्स को अचीव किया जा सके। और मिडिल लेवल मैनेजर्स जो प्लान बनाते हैं उसको उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है लोअर लेवल मैनेजर के साथ, और लोअर लेवल मैनेजर्स वर्क फोर्स से उस प्लान को एग्जीक्यूट कराते हैं। तीनों ही लेवल को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तब जाकर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। अगर ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स टाइम पर अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं फीचर्स। तो देखो, पहला फीचर आपकी बुक में भी होगा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट या एसिमिलेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो देखो, कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करता है? देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप का एक डिफरेंट वर्क होता है। अब जैसे प्लानिंग का वर्क होगा प्लान करना, सेल्स का वर्क होगा सेल्स करना, ह्यूमन रिसोर्स का वर्क होगा टाइमली ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करना, उनको ट्रेन करना, फाइनेंस का अलग पर्पस होता है। तो हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग पर्पस हैं, हर इंडिविजुअल के अपने अलग अलग पर्पस हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करती है? उनके पर्पस को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाती है। अगर सेल्स कुछ और चाह रहा है, परचेज कुछ और चाह रहा है, प्लानिंग कुछ और चाह रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो इन सब के बीच में हमें क्या एस्टैब्लिश करनी पड़ती है? कोऑर्डिनेशन, ताकि हम एक कॉमन डायरेक्शन पर फोकस कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन
एश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना इंडिविजुअल एफर्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करती है, कोऑर्डिनेशन का एम ये होता है या मैनेजमेंट का एम ये होता है कि उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में ना एक्शन, उन सारे डिपार्टमेंट्स के जो एक्शन है वो कॉमन डायरेक्शन में जाएं। अगर उनके एक्शन कॉमन डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन को 200 यूनिट्स का ऑर्डर मिला, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर मिला है। अब सेल्स डिपार्टमेंट फर्दर इस ऑर्डर को भेजेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस ऑर्डर को भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल के लिए, परचेज डिपार्टमेंट फर्दर पैसा लेने के लिए परचेज डिपार्टमेंट फर्दर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा पैसा लेने के लिए। अब ये सारे डिपार्टमेंट अगर एक टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो क्या हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सब के कामों को एक कॉमन डायरेक्शन में ले जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स टाइम पर अचीव हो जाए। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा देखो अभी हमने पढ़ा था कि जैसे पांचों फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगातार करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन हो गई ऑर्गेनाइजिंग में नहीं हुई, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में हो गई स्टाफिंग में नहीं हुई, स्टाफिंग में हो गई ह्यूमन स्टाफिंग में हो गई डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में नहीं हुई। तो देखो कोऑर्डिनेशन इज अ काइंड ऑफ थिंग जो कि हमें लगातार करना पड़ता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार करना पड़ता है, राइट। इसके बाद आता है इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। देखो ऑल परवेसिव मतलब क्या है, दो तरीके से समझ लीजिए। सारे डिपार्टमेंट्स में होगा, सारे लेवल ऑफ फंक्शंस में होगा, ठीक है, और हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जाती है, इसीलिए भी ये परवेसिव है। साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। टॉप वालों को मिडिल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, है ना, मिडिल वालों को लोअर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मिसिंग होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल मैनेजर। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही कोऑर्डिनेशन करेंगे, तीनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है तीनों लेवल मैनेजमेंट के लिए कि वो कोऑर्डिनेशन करें। अगर ये तीनों लेवल मैनेजर इक्वली जिम्मेदारी ना लें कोऑर्डिनेशन की तो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। इट इज़ अ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब व्हाट इज डेलिबरेट? देखो डेलिबरेट का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो इंटेंशनली की जाती है, एक्सीडेंटल नहीं होती। मतलब कोऑर्डिनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने अपने आप कर ली और हो गई, ऐसा नहीं है, ऐसे करना पड़ता है, सो इसको विलफुली करना पड़ता है ना। तो देखो यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप नहीं होने वाला है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक डेलिबरेट एफर्ट है हर मैनेजर का। हर मैनेजर हर डिपार्टमेंट में विलफुली कोऑपरेट करता है एक दूसरे को, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप ये समझ लीजिए, देखो आप सिंपल सी बातें समझ लीजिए, जैसे जैसे मैनेजमेंट ग्रो होता जा रहा है, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है, वहाँ बहुत कम काम होते हैं, बहुत कम डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, ज़्यादा लोग स्पेशलाइज्ड नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, राइट, जैसे जैसे उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनेंगे और जैसे जैसे वहाँ पर एक्सपीरियंस लोग आएंगे, वैसे वैसे वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, आपकी बुक में भी आपको मिल जाएंगे। पहला है ग्रोथ एंड साइज़। देखो सब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते हैं, राइट, उसमें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ भी बढ़ती हैं। अब नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ होगी जो कम होती जाएगी। मतलब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए डेलिबरेट फंक्शन भी है कि मैनेजर्स को ज़बरदस्ती कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर एम्प्लॉयज़, इंटर एक्टिविटीज़। तो ग्रोथ एंड साइज मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, देखो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है वैसे वैसे वहाँ कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरी एक फैक्ट्री है और वहाँ पर मैं पेन्स प्रोड्यूस करता हूँ, ये वाले इस तरह के मैं पेन प्रोड्यूस करता हूँ। मेरे अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं है, मेरा अपना कोई नेम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मुझे जैसे जैसे ऑर्डर मिलते हैं उसी हिसाब से पेन को प्रोड्यूस कर देता हूँ। मतलब ना मुझे मार्केटिंग करनी, ना सेल्स करनी, मुझे सिर्फ प्रोडक्शन करना है। मुझे तो सिर्फ आउटसोर्सिंग होती है, मुझे काम मिलता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार क्यों ना मैं अपनी खुद की एक ब्रांडिंग करूँ, है ना, मैं खुद से अपनी कंपनी एक्स्टैब्लिश करूँ। और मैं पेन तो दूसरों के लिए बना ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी खुद की एक ब्रांड स्टैब्लिश करूँ, है ना। तो सपोज़ करो कि मैंने अपना खुद का एक ब्रांड नेम रखा,
थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज किया और उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। तो देखो अब यहाँ पर पहले मैं कम फंक्शंस थे मेरे पास, मतलब लाइक पहले मैं सिर्फ परचेज कर रहा था, फाइनेंस कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था मेजरली। लेकिन अब मुझे सेल्स डिपार्टमेंट भी रखना पड़ेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी रखना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे मुझे फंक्शंस ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की। अगर सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो मेरा जो ये गोल है वो मैं टाइम पर अचीव नहीं कर पाऊंगा। एंड द लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। देखो एक सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ग्रो करती जाती है वैसे वैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए स्पेशलिस्ट को रखना पड़ता है ना। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, उनके अपने अपने डोमेन होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो जब ज़्यादा स्पेशलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनका ना क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है कि वो दूसरे किसी स्पेशलिस्ट के डिसीजंस को ईजिली अंडरस्टैंड नहीं करते, मतलब लाइक वो अपनी ही चलाते हैं, अपनी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सिंपल सा क्या है, ज़्यादा स्पेशलिस्ट होंगे ना तो क्या होगा कि उनके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज हैं, वो दूसरे की सुनेंगे थोड़ा कम। तो पॉइंट ये, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम स्पेशलिस्ट लोगों को रखते हैं वैसे वैसे वहाँ पर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम होने लग जाता है, वैसे ही वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, आई होप यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। जस्ट इन केस अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, डू कमेंट में। अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है, या फिर मैं कैसा काम कर रहा हूँ वो भी मुझे बताना है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कीजिए आप, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।